अफ्रीका का एक देश है युगांडा, जिसके इकलौते इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब चाइना का कब्जा हो सकता है। ऐसी हेडलाइन पिछले हफ्ते हमने खूब पढ़ी। ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे श्रीलंका के एक पोर्ट पर चाइना ने 99 ईयर्स की लीज लगा दी थी जब ये उनका कर्जा नहीं चुका पाए थे। युगांडा भी कर्जे में है, $200 मिलियन का कर्जा है। यूरोपियन यूनियन वाले इनको समझा समझा के थक गए कि भैया चाइना का कर्जा जल्दी निकाल दो, बाद में दिक्कत हो जाएगी। अब हो गई। चाइना वाले इनकी डेमोक्रेसी में भी इंटरेस्टेड दिखते हैं और युगांडा सिर्फ एक सिम्टम है उस लार्जर प्रॉब्लम का जो पूरे अफ्रीका में फैलते हुए दिख रही है। ये प्रॉब्लम है चाइना का बढ़ता डोमिनेंस। This is of a Chinese man who is instigating and attacking a woman. Her name is Sierra Leone. Is it just a plan for economic integration, most or is it a tool expensive to secure infrastructure strategic project goals? in history. The Belt and Road Initiative, a boom, a bust, or just a buzzword? अब चाइना ने ये पूरे अफ्रीका में $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये सेकंड नंबर पर आता है राइट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। और अफ्रीका के 54 में से 52 कंट्रीज में इनका इन्वेस्टमेंट है और अफ्रीकन यूनियन के साथ इनके MOU भी साइन हो रखे हैं। अब आप पूछेंगे चाइना क्या ऑफर करता है, तो सबसे पहली बात, बहुत सारा पैसा। $143 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो अकेले 2020 में चाइना ने किया है अफ्रीका के अंदर। दूसरी चीज चाइना ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब वेस्टर्न कंट्रीज क्या है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाते हैं, पेमेंट टर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं और अगर आपके यहाँ डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। चाइना वाले कहते हैं हमारे यहाँ खुद की डेमोक्रेसी नहीं है, आप अपनी डेमोक्रेसी की कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मर्जी करते रहो, हमसे पैसे ले लो। इंटरेस्ट रेट सस्ता रखना और पेमेंट टर्म बहुत आसानी से देना, क्योंकि उनको वापिस लेने में इंटरेस्ट नहीं है, कब्जा करने में इंटरेस्ट है। आगे बताऊंगा ये कैसे ऑपरेट करता है। तीसरी चीज है कि चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, तो ऑलरेडी उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाने हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में आता है रेल रोड, पोर्ट्स, है ना, हाईवेज, और इन सब से किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज की हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन इंप्रूव नहीं होती। मगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखकर जनता वहां की सरकारों पर ट्रस्ट ज्यादा करने लगती है और उनको वोटिंग में बड़ी आसानी होती है। इसलिए अफ्रीकन गवर्नमेंट्स चाइना के इस तरह की पहल से बड़ी खुश दिखाई देती हैं। यहां पर आपको दो तरह के प्रोजेक्ट दिखेंगे, पहला पोर्ट्स, दूसरा उन पोर्ट्स को इनकी कैपिटल सिटीज से जोड़ते हुए रेल नेटवर्क। पोर्ट्स बन रहे हैं कंट्रीज में जैसे इजिप्ट, अल्जीरिया, सूडान, ट्यूनीशिया, और रेलवे नेटवर्क आप देखेंगे तो मुंबासा नैरोबी रेलवे नेटवर्क है। 400-500 किलोमीटर लंबा है, $3 बिलियन का खर्चा है, इनकी GDP का 6% हिस्सा आता है और ये यहाँ पर आज़ादी से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और दूसरा है अदिस अबाबा और जिबूती रेल नेटवर्क। ये 750 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है और $4 बिलियन का खर्चा इसमें आने वाला है। अब बाहर से देखकर लगता है कि देखिए पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे नेटवर्क बैठ रहे हैं, चाइना कितना बढ़िया काम कर रहा है अफ्रीका के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सारे पोर्ट्स को चाइना अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है। इनफैक्ट PLA जो कि चाइना की आर्मी है, उसका पहला ओवरसीज जो बेस है वो भी जिबूती में ही इन्होंने खोला हुआ है। इसके अलावा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजिकली इन सारे पोर्ट्स का निर्माण करना चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसी स्ट्रेटजी के तहत अपना काम कर रहा है। अब सवाल आता है कि चाइना ने अफ्रीका को ही क्यों चुना, तो इसमें दो कारण हैं। पहला, चाइना को अफ्रीका के रूप में एक नया एलाई मिला है। यहां पर पहले यूएस बड़ा इन्फ्लुएंशियल हुआ करता था, तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हुआ है। दूसरा, अफ्रीकन कंट्रीज की पॉलिसीज में भी चाइना इंटरफेयर कर सकता है, जैसे कि नाइजीरिया ने ताइवान के ट्रेड मिशन को यहां से भगा दिया जब चाइना ने नाइजीरिया के साथ $40 बिलियन की डील करी। या फिर जब वोट करने की बात आई हांगकांग के इशू पर, तो 25 अफ्रीकन कंट्रीज ने चाइना के फेवर में वोट करा। दूसरी बात है, चाइना के अंदर बहुत रिच रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था तब अफ्रीका उस ट्रेन में चढ़ नहीं पाया, इसीलिए यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और इन्हीं पर चाइना की अब पैनी नजर है। अगर आप देखें तो बहुत सारे वैल्यूएबल्स को चाइना यहाँ से निकाल कर वापस अपने देश में ले जाने में बहुत इंटरेस्टेड दिखाई देता है। चाइना की सारी एक्टिविटीज बाहर से बड़ी शाइनी लगती हैं और अंदर से उतनी ही फिशी दिखाई देती हैं। और चाइना ये अपने देश से बाहर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कुछ कर रहा है, अपने खुद के बिलियनर्स पर अटैक कर रहा है। अरे इनके बहुत अमीर इंसान हुआ करते थे, जैक मा जिनकी कंपनी थी अलीबाबा, इनको उतना ही बड़ा धक्का लगा है पिछले 1 साल में। इनकी वैल्यूएशन देखिए कैसे नीचे गिरती चली जा रही है। अच्छा, अलीबाबा से याद आया, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको एक कहानियां सुनने में मजा बहुत आता है, तो भाई आपकी मदद कर सकते हैं हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर कुकू FM। यहां पर जैक मा जी की लाइफ से जुड़ी हुई किताब है, ऑडियो बुक है, आपको पन्ने खोल के नहीं पढ़ने, आप कभी भी कान में लगाकर सुन सकते हैं और इनकी लाइफ के बारे में कितनी सारी चीजें आप जान सकते हैं। और जैक मा जी क्यों, अलग अलग जॉनर्स में तमाम सारी किताबें, ऑडियो बुक्स एंड ऑडियो शोज यहाँ पर अवेलेबल हैं और भारत की अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है। इनका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो ₹1 पर डे से कम की कीमत पर पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है।
एक और कूपन कोड लाया हूं एक लिमिटेड टाइम के लिए। पहले 500 लोग जो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करेंगे उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो भैया वेट किस बात का कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इन्हें थोड़ा हमारी तरफ से प्यार दिखाइए, इनके प्लेटफॉर्म को चेकआउट करिए। आप ये सब करें, तब तक हम लौटते हैं अपने वीडियो में वापस। अब सवाल उठता है कि भाई चाइना अफ्रीका में इतने प्रोजेक्ट लगा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम की दो शक्लें हैं। पहली शक्ल है डेट ट्रैप यानी कर्जे का जाल। चाइना इन सारी कंट्रीज में अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए वहां की सरकारों को पैसा कर्जे के रूप में देता है। सब साधारण कंट्रीज में पब्लिक डेट की मात्रा 35% से बढ़कर 53% पहुंच चुकी थी 2015 से 2017 के बीच में। कुछ कंट्रीज का अगर आप डेट देखें तो लगातार बढ़ा भी है और चाइना उसमें एक बहुत बड़ा हाथ प्ले करता है। जैसे कि कीनिया के अंदर इनके टोटल एक्सटर्नल डेट का 72% 50 बिलियन चाइना के पास है। जैसे कि इथियोपिया इनके 30% जितना भी नया एक्सटर्नल डेट है वो चाइना के पास है। जैसे कि जिबूती लास्ट 2 सालों में इनका जो डेट था वो इनकी जीडीपी के कंपैरिजन में 50% से बढ़कर 85% जा चुका है। जैसे कि अंगोला इनका चाइना के पास जो डेट है वो 21 बिलियन डॉलर था 2017 में। और दूसरी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है कि ये जो कर्जा है वो तो चाइना अपना वसूल करेगा ही करेगा, मगर जब ये कर्जा ये सरकारें लेती हैं और वो प्रोजेक्ट वहां पर सेटअप होता है उसके बाद वो पैसा ये सरकारें जो देती हैं वो भी चाइना के पास जा रहा है। बताता हूं कैसे। यहां पर जो प्रोजेक्ट सेटअप होता है उसके लिए कंपनीज, जिन कंपनीज को ये प्रोजेक्ट अलोकेट हुआ उसके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए इक्विपमेंट, उसके लिए वर्कर्स, ये सब चाइना से आते हैं। तो पहले चाइना ने इन सरकारों को कर्जा दिया, उस कर्जे से चाइनीज कंपनीज को ही टेंडर एलोकेट हुआ, तो सारा पैसा भी चाइनीज कंपनीज के पास गया और फिर चाइना की सरकार इनसे अपना कर्जा भी वापस लेगी इंटरेस्ट के साथ में। तो दोहरा बेनिफिट चाइना को हो रहा है। इवन एक अखबार ने इन्वेस्टिगेट करके बताया था कि कीनिया के अंदर तो चाइनीज कंपनीज ने ऐसा कार्टेल बना लिया है कि लोकल्स को जॉब देनी नहीं है। इसके अलावा 2/3 अफ्रीकन कंट्रीज आज के टाइम पे चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट यूज कर रही हैं और उनके 50% इंजीनियरिंग वगैरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो चाइनीज कंपनीज को ही अलोकेट हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से चाइना का ही बेनिफिट यहाँ पर है, बट वो बाहर से दिखाता है कि देखिए हमारा भी फायदा, आपका भी फायदा, विन विन सिचुएशन है। इसके अलावा चाइना अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है। वहां पर कई सारे स्कूल में मैंड्रीन पढ़ाना मैंडेटरी हो चुका है और कई सारे रोड साइंस में भी मैंड्रीन लैंग्वेज देखी जाने लगी है। मगर यहाँ की सरकारें इस चीज़ को समझती नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है हमें वोट मिलता रहेगा, हम दिखाएंगे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने बना दिया तो पब्लिक हमें वोट करती रहेगी। लेकिन पब्लिक होशियार हो चुकी है और पब्लिक लगातार इन चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रही है। नाइजीरिया में 2017 के अंदर कॉम्पेंसेशन कम मिला था जब घर तोड़ दिए गए थे तो लोगों ने प्रोटेस्ट करा। युगांडा में 2017 के अंदर ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट करा उन चाइनीज ट्रेडर्स के अगेंस्ट जो पहले कहते थे बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, फिर छोटी छोटी दुकानें खोलकर इनका बिजनेस खत्म करने पे तुल गए। तंजानिया में 2016 में 2000 लोगों को रिलोकेट करा गया था और फिर उन्होंने भी यहां पर प्रोटेस्ट करा। इसके अलावा कीनिया में 2016 में प्रोटेस्ट हुआ 6 किलोमीटर लंबे एक रेल रोड के लिए। और अंगोला में प्रोटेस्ट हुआ जहां पर लोगों ने कहा कि मुझे ट्रस्ट नहीं है चाइनीज गवर्नमेंट और उनके प्रोजेक्ट के ऊपर। इसमें जितने प्रोटेस्ट मैं आपको बताएं, इसमें मोस्टली जो प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे थे उनको उस समय पॉज करना पड़ा था। इन सब प्रोटेस्ट के अलावा चाइनीज वर्कर्स को मारने, पीटने, भगाने, हरास करने की खबरें भी अफ्रीका में अलग अलग जगह से आती रहती हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो चुका है चाइना के अगेंस्ट और उसके प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट। इन कंक्लूजन यही कहूंगा कि अभी तक चाइना साउथ चाइना सी में इशू क्रिएट करता था, जापान से लड़ता था, हांगकांग और ताइवान से उसके पंगे थे, भारत की बॉर्डर पर खड़ा हो गया था तो भारत के लिए एक टेंशन थी। अब वो अफ्रीका तक पहुंच चुका है और अफ्रीका में वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो अब ये ग्लोबल एक्सपेंशनिस्ट जो एटीट्यूड है उसको लेकर चिंता बढ़ने लगी है। और चूंकि युगांडा की अभी खबर आई तो मुझे लगा जरा आपसे इसके बारे में बात कर ली जाए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आप कहानियां सुनना चाहते हैं, ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, जैसे कि आप जैक मा जी के बारे में सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कुको एफएम का लिंक है, उन्हें थोड़ा प्यार दिखाइएगा। हमारे कूपन कोड से आपको थोड़ा सा फायदा भी हो जाए। और उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फॉर मोर सच वीडियोस अहेड। मैं आपसे मिलूंगा एक और ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।